बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम चैप्टर 8 शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह पीएमडीसी सिलेबस के मुताबिक हम तमाम टॉपिक्स वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है वेव्स, राइट। तो व्हाट इज वेव्स? Waves is basically the propagation of disturbance through medium or vacuum transporting energy from one place to another place. And when the medium is disturbed, so the disturbance is propagated through a medium or vacuum transporting the energy from one place to other place, right? So medium through which the wave passes experience a local oscillation without moving with the waves. यानी जिस मीडियम को हम डिस्टर्ब करते हैं, मिसाल के तौर पर when a pebble is dropped into a pool of water, a disturbance is created. That disturbance move away from the point where the pebble enter the water, right? So if a leaf of flower or a piece of wood lying there, it moves up and down or back and forth without moving with the waves. तो ये जो लीफ का एग्जाम्पल मैंने दे दिया या वुडन पीस का एग्जाम्पल दे दिया, कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी पानी में यानी हम पानी में पत्थर या कंकरी फेंकते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है और ये डिस्टरबेंस मूव करती है टूवर्ड्स द एजेस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द पेबल एंटर द वाटर। सो पानी जो है वो अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू करती है। जिस तरह मैंने बता दिया कि अ लीफ ऑफ फ्लावर और वुडन पीस लाइंग देयर, वो अप एंड डाउन, वो हमें नजर आता है कि वो अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू करता है। इसी तरह ये जो पानी के मॉलिक्यूल है ये भी अप एंड डाउन या बैक एंड फोर्थ मूवमेंट शुरू करते हैं, लेकिन ये वेव प्रोपगेशन के साथ मूव नहीं करते। सो व्हेन द वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक्सपीरियंस अ लोकल ऑसिलेशन, यानी वो अपने ही जगह पे मतलब बैक एंड फोर्थ या अप एंड डाउन मूवमेंट शुरू करते हैं, राइट। तो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम, वेव को हम कई तरीके से क्लासिफाई करेंगे। कभी हम मतलब पार्टिकल ऑफ द मीडियम की मूवमेंट देखते हैं, कभी हम देखते हैं कि मीडियम हमें रिक्वायर्ड है या नहीं है। सो बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द मीडियम there are two main types of waves. One is called electromagnetic wave and other is called mechanical wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स है जिनकी प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन से, यानी गैमा रेज है, एक्स रेज है, लाइट है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, इंफ्रारेड, ये सारे माइक्रोवेव, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर द मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन, मतलब इसको किसी किस्म की मीडियम की जरूरत नहीं होती। दे इवन प्रोपेगेट थ्रू अ वैक्यूम, राइट। मतलब जिस तरह हमारा सन रेज हमारे पास पहुंच जाती है तो दे ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। Mechanical waves such as the sound waves require the material medium for their propagation. Mechanical wave जो होते हैं वो waves होते हैं जिनकी propagation के लिए हमें medium की जरूरत होती है, यानी medium के बगैर ये एक जगह से दूसरे जगह ये propagate नहीं कर सकते। इसी तरह हम डिफाइन करते हैं, एक और टर्म है प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव्स। Progressive or traveling wave are those waves that traveling in a specific direction carrying energy from one place to another place. यानी वेव जो है मतलब अगर वेव की क्लासिफिकेशन हम इस तरह करें कि ट्रेवलिंग वेव, स्टेशनरी वेव, तो स्टेशनरी वो वेव्स होते हैं जो अपने ही जगह बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करते हैं, यानी दे श्रिंक एंड एक्सपेंड ऑन इट्स ओन पोजीशन विदाउट ट्रांसपोर्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव के साथ जो दूसरे वेव है वो क्या है, वो स्टेशनरी वेव्स हैं। तो स्टेशनरी वेव्स, वो इसको स्टेशनरी इसलिए कहते हैं कि ये अपनी ही जगह पे श्रिंक और एक्सपेंड होते हैं, लेकिन वो एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर नहीं करते। लेकिन इसके बरक्स ट्रेवलिंग वेव्स आर progressive waves are those waves that carry the energy from one place to another place. अब इनको फिर हम प्रोग्रेसिव वेव्स को हम फिर दो तरह के वेव्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरे को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स।
longitudinal waves. Longitudinal waves, right? Transverse waves are those waves when passes through the medium, they causes the particle of the medium to move in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. यानी those waves, वो waves जब किसी medium से pass होते हैं तो they causes the particle of the medium to move in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. मिसाल के तौर पर हमारे साथ ये डायरेक्शन जो है ये वेव प्रोपिगेशन का डायरेक्शन है, वेव प्रोपिगेशन, राइट? सो वेव प्रोपिगेशन का डायरेक्शन है, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? अप एंड डाउन, यानी परपेंडिकुलर टू दी वेव प्रोपिगेशन. तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं दैट कॉजेस द पार्टिकल ऑफ द मीडियम to move in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. अगर wave, for example, wave move from left to right, अगर wave left to right move करती है तो they move up and down. या क्वेश्चन कभी कभार इस तरह आता है कि wave move from east to west या west to east. So the particle of the medium will then move northward and southward. अब ये waves medium से कैसे propagate करते? They move यानी transverse wave move as a series of crest or trough. They move through medium is a series of crest or trough. What is crest? Crest is the point of maximum displacement. It is the point of maximum displacement from the mean position in positive direction. It is the point of maximum displacement. लेकिन हम ओवरऑल इस पूरे इसको क्रेस्ट कहते हैं, लेकिन बेसिकली क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट इस पॉइंट को कहते हैं. कौन सा पॉइंट? विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. एंड व्हाट इज ट्रफ? ट्रफ इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन इन द नेगेटिव डायरेक्शन. लेकिन ओवरऑल हम पूरे इस हम्प को ट्रफ और क्रेस्ट कहते हैं, लेकिन बेसिकली ये उस पॉइंट को, क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट वो पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन in a positive direction, and trough is the point of maximum displacement from the mean in a negative direction, right? अब crest और trough के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी द डिस्टेंस फ्रॉम crest to trough वो कितना है? वो डिस्टेंस बराबर है लेमडा बाई 2 के, लेमडा बाई 2. यानी यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो कितना है? वो लेमडा बाई 2. और ये जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट्स ऑन द वेव. यानी जब हम दो आइडेंटिकल पॉइंट लेते हैं, आइडेंटिकल पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं? विच राइजिंग आर फॉलिंग इन द सेम डायरेक्शन. तो दो मतलब कोई भी दो आइडेंटिकल पॉइंट हम लेते हैं, इन आइडेंटिकल पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो एक वेवलेंथ के बराबर होता है. मिसाल के तौर पर मैं 0.1/2 लेता हूँ, 0.1/2. तो देखिए यहाँ ये भी राइज कर रहा है, ये भी राइज कर, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ के बराबर है. इसी तरह क्रेस्ट से क्रेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है. ट्रफ टू ट्रफ डिस्टेंस जो है वो भी लेमडा के बराबर है. तो दो आइडेंटिकल पॉइंट. अब आइडेंटिकल पॉइंट का क्या मतलब है? यानी मिसाल के तौर पर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये आइडेंटिकल पॉइंट है, दे आर राइजिंग इन द सेम डायरेक्शन. यानी 0.3 और 0.4 जब मैं लेता हूं तो ये आइडेंटिकल पॉइंट है. इसके अगर मैं ये पॉइंट लेता हूं मिसाल के तौर पर 0.5 और 0.6 में लेता हूं तो दे आर फॉलिंग, मतलब ये आइडेंटिकल पॉइंट है. तो द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉइंट इज इक्वल टू 1 वेवलेंथ. अब ये क्रेस्ट टू क्रेस्ट भी हो सकता है, ट्रफ टू ट्रफ भी हो सकता है, या इसके अलावा दो आइडेंटिकल पॉइंट्स हो सकते हैं. सो अब हम समराइज करते हैं कि ट्रांसवर्स वेव कौन से वो वेव्स होते हैं. ट्रांसवर्स वेव आर दोज वेव्स दैट when passes through the medium causes the particle of the medium to move up and down in a direction perpendicular to the wave propagation. ये वेव मीडियम से कैसे प्रोपिगेट करते हैं? इज ए सीरीज ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ. व्हाट इज क्रेस्ट? क्रेस्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
from a mean in a positive direction, and trough is a point of maximum displacement from a mean in a negative direction, right? जो दूसरे किस्म के प्रोग्रेसिव और ट्रेवलिंग वेव है, दे आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. Longitudinal wave propagate through the medium as a series of compression or and rarefaction. Compression and rarefaction. They propagate through a medium as a series of compression and rarefaction. Compression कौन सा point होता है? Point of high pressure. Point of high pressure, right? Point of high pressure. It is compression where the particle of the medium are close to each other. And rarefaction is a point of low pressure where the particle are far apart from each other. तो इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि it is a region of high density, it is a region of low density. अब जिस तरह कंप्रेशन वो है ट्रफ और क्रेस्ट है, इसी तरह कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है. एक कंप्रेशन से लेके, यानी ये एक कंप्रेशन सेंटर है, ये दूसरा कंप्रेशन सेंटर है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये 1 वेवलेंथ के बराबर है. इसी तरह अगर हम ये लेते हैं रेयरफेक्शन लेते हैं, तो एक रेयरफेक्शन से लेके दूसरे रेयरफेक्शन तक ये जो डिस्टेंस है ये भी 1 वेवलेंथ के बराबर है. लेकिन अगर हम कंप्रेशन सेंटर से रेयरफेक्शन सेंटर तक डिस्टेंस लेते हैं तो ये हाफ वेवलेंथ के बराबर है. सो डिस्टेंस फ्रॉम वन कंप्रेशन टू अदर compression, right? Distance from one compression to other compression center is equal to 1 wavelength. Similarly, distance from one rarefaction center to other rarefaction center is equal to 1 wavelength. तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभार हमसे MCQs में ये गिवन होता है कि the distance from trough to crest is इतना, मतलब ये डिस्टेंस हमें गिवन होता है. फिर कभी हमसे वेलोसिटी के बारे में पूछते हैं, कभी हमसे फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछते हैं. तो ये हमें याद आना चाहिए कि मतलब crest to crest distance is equal to 1 wavelength. Compression to compression or rarefaction to rarefaction distance is 1 wavelength. Crest to trough or compression to rarefaction distance is equal to lambda by 2. अब एक और टर्म जो है वो हम यूज करेंगे, और इधर हमने एक इक्वेशन भी लिखना है जो हम थ्रू आउट यूज करेंगे. वेव स्पीड, स्पीड ऑफ वेव. स्पीड ऑफ वेव बेसिकली डिपेंड अपॉन द वेव टाइप एंड द मीडियम थ्रू विच द वेव ट्रेवल. यानी ये डिपेंड करता है कि वेव हमारे पास कौन से है, अगर मीडियम हमारे पास क्या है, मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. सो फॉर अ ट्रांसवर्स waves through stretched string, right? इसके लिए हमारे पास ये कौन सा टी वी इज इक्वल टू टी क्रॉस एल बाई एम. अब टी क्या है? टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड एम इज द मास ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? T क्रॉस L बाई M, इसको हम U भी लिखते हैं T into L बाई M. L बाई M क्या है? इट इज बेसिकली M by L. M by L is the mass per unit length. T divide by M by L. M by L क्या है? M by L is the mass per unit length. So this is the expression for the velocity of the transverse wave in stretched string. लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम यू लिखते हैं v इज इक्वल टू E बाई रो. अब E क्या है? E is basically modulus of elasticity and rho is the density of the medium. E is the modulus of elasticity and rho is the density of the medium. Wave motion. वेव कैसे प्रोपेगेट होते हैं? वेव बेसिकली जब हम मीडियम को डिस्टर्ब करते हैं, इधर शुरू में मैं बताना भूल गया कि ऑल वेव हैव देयर सोर्स एज ए वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, राइट? मतलब जब हम ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट करते हैं तो वो उसकी वाइब्रेशन की वजह से मीडियम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और इस तरह ये वेव जो है एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं. लेकिन वेव के ट्रांसफर के लिए या वेव के मोशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है: इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम एंड कोहेसिवनेस. इलास्टिसिटी क्या करते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक पार्टिकल है,
और ये दूसरा पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल जब वाइब्रेशन शुरू करता है, ये पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू करता है इन इन पॉइंट्स के दरमियान। इसी तरह ये पार्टिकल जो है, पार्टिकल नंबर 2 भी वाइब्रेशन शुरू करता है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो अगर इस पार्टिकल में हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करें तो ये जाके इसके साथ कोलाइड करेगा और इलास्टिसिटी की वजह से दोबारा अपने पोजीशन पे आएगा। इसी तरह पार्टिकल नंबर 2 जो है ये 3 के साथ कोलाइड करेगा, यानी ये इन दो पॉइंट के दरमियान वाइब्रेशन करेगा। और इस तरह एनर्जी जो है एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन, एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस। सो इलास्टिसिटी का क्या काम है? इलास्टिसिटी ब्रिंग बैक पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू इट्स ओरिजिनल और मीन पोजीशन, राइट। तो वेव मोशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ब्रिंग द पार्टिकल बैक टू इट्स मीन पोजीशन। कोहेसिवनेस की वजह से क्या है, यानी पार्टिकल के दरमियान एक कनेक्टिविटी है। इस कनेक्टिविटी की वजह से एनर्जी एक पार्टिकल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एंड सो ऑन, एनर्जी मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होती है। तो वेव मोशन के लिए मीडियम मतलब इलास्टिसिटी और कोहेसिवनेस, ये दोनों कंडीशन जरूरी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं जो इसके साथ रिलेटेड है। तो एक इक्वेशन में दूसरे स्लाइड पे लिखना भूल गया, अब ये इक्वेशन हम थ्रू आउट यूज करेंगे। V इज इक्वल टू एफ लेमडा, राइट। फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसको हम U भी लिख सकते हैं, C लेमडा, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल थ्रू अ मीडियम with the speed 3 into 10 raised to power 8 meter per second, right, through any. So wave waves that do not require any material medium for their propagation. Waves that do not require any material medium for their propagation, so they are electromagnetic wave. So x-ray जो है ये electromagnetic wave है, infrared electromagnetic wave है, light का मतलब visible light जो है ये electromagnetic wave. So all of them wave they do not require any material, so none of these wave require the material medium. X-rays are the example of the mechanical wave, longitudinal wave, electromagnetic wave, standing wave. X-ray is basically electromagnetic wave. When an explosion takes place on the moon surface, the time required for the sound waves to reach the surface of Earth. So when an explosion takes place, so basically the sound wave जो है, sound wave क्या है? Sound wave they are mechanical wave, and mechanical wave require the material medium for their propagation, right? So इसके लिए चूंकि in between the moon and the earth there is a vacuum, there is a space, and the sound wave require the material medium for their propagation, so none of them. Wave that causes the particle of the medium to move in a direction parallel or anti-parallel to the direction of wave propagation. Wave that causes the particle of the medium to move parallel or anti-parallel. So they are called longitudinal waves, because when the longitudinal waves passes through any medium, the particle of the medium move in a direction parallel or anti-parallel to the direction of wave propagation. ट्रांसवर्स वेव कैन नॉट बी जनरेटेड। ट्रांसवर्स वेव बेसिकली ये फ्लूइड में जनरेट नहीं होते, लेकिन हमारे पास एक एग्जांपल है कि वाटर सरफेस में ये ट्रांसवर्स वेव जनरेट होते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव कैन बी जनरेटेड ऑन द वाटर सरफेस एज वेल एज इन सॉलिड, सो कैन नॉट बी जनरेटेड। सो वो गैस में जनरेट नहीं होते, गैसेस में जनरेट नहीं होते। The distance between the two consecutive crest or trough in a transverse wave. Transverse wave जिस तरह पहले स्लाइड पे मैंने बताया कि the distance between the two consecutive mean कि एक क्रेस्ट से लेके, यानी मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक वेव है, राइट। तो ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, और ये क्या है? ये ट्रफ है। तो एक क्रेस्ट से लेके दूसरे क्रेस्ट तक, या एक ट्रफ से लेके दूसरे ट्रफ, ये डिस्टेंस जो है ये वन वेवलेंथ के बराबर है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रफ्स इज इक्वल टू वन वेवलेंथ। लेकिन क्रेस्ट से ट्रफ तक जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाई 2 के बराबर है। A sound wave has a wavelength lambda, right? Question number 7 has a wavelength lambda. हमारे पास क्या है? Lambda is
4 meter. So the distance between the compression and rarefaction center. अब क्रिस्ट और ट्रफ की तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन होते हैं. सो एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक या एक रेयरफेक्शन से दूसरे रेयरफेक्शन सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो 1 वेवलेंथ के बराबर है. लेकिन यहाँ पे हमसे पूछे कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, राइट, λ/2. और यहाँ पे हमें λ गिवन है, λ इज 4 मीटर. तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो 2 मीटर हो गया, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज 2 मीटर. विच ऑफ द फॉलोइंग वेव प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर. सो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, यहाँ पे वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, but amplitude is independent of, amplitude has no relation with these property, right. तो अब हम स्लाइड चेंज करते हैं. Question number 9. Which of the following wave property explain the transverse nature of electromagnetic wave? आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बेसिकली दे आर ट्रांसवर्स वेव, राइट, दे आर ट्रांसवर्स वेव. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी. तो इंटरफेरेंस और जो डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन tells us about the wave nature of light, right. लेकिन ये हमें नहीं बताता कि ये इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन से हमें ये पता नहीं चलता कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये ट्रांसवर्स है या लॉन्गिट्यूडनल वेव है. So the polarization basically provide the information about the transverse nature of electromagnetic wave. Wave which do not carry the energy from one place to another place are called transverse wave, longitudinal wave, progressive wave, standing or stationary wave. Basically, they are standing or stationary wave. Traveling or progressive wave basically carry the energy from one place to another place. लेकिन इसके बरक्स जो standing or stationary wave होते हैं, they do not carry the energy from one place to another place. They just shrink and expand on its own position without moving in a specific direction. That is why they are called stationary wave. So stationary wave do not carry the energy from one place to another place. A transverse wave is transporting the energy from east to west. From east to west, यानी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव है, ये ईस्ट टू वेस्ट वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, ईस्ट टू वेस्ट. तो the particle of the medium will move. So अगर वेव मूव करे फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, राइट. तो द पार्टिकल ऑफ द मीडियम विल मूव बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ, राइट. A circular periodic wave can be generated in a ripple tank using a spherical vibrator, using the electromagnetic vibrator in a room with a fixed end. So it is generated in a ripple tank. It is generated in a ripple tank, right? A sound wave is an example. Sound wave is an example of transverse traveling wave, longitudinal traveling wave, electromagnetic wave, none of them. Sound wave is basically a longitudinal traveling wave. अब देखिए ये मैकेनिकल वेव्स भी है, यानी अगर इस वेव की क्लासिफिकेशन हम मुख्तलिफ तरीकों से करते हैं, तो ये मैकेनिकल वेव भी है क्योंकि इसको जो है मीडियम रिक्वायर होते हैं, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन. और लॉन्गिट्यूडनल वेव है बिकॉज they propagate through a medium is a series of compression and rarefaction. So a sound wave is the example of the longitudinal wave. A sound wave is a mechanical wave, not electromagnetic wave. This means that what does the particle of the medium move perpendicular to the direction
of energy transport. A sound wave transports its energy through a medium. Particle of the medium regularly and repeatedly oscillate, right? तो इसका जो तीसरा चौथा ऑप्शन है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है, a medium is required in order for the sound wave to transport the energy. So the correct option is this one, right? Option D. Relation between the speed, wavelength and frequency, यानी इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लेमडा। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो तो फिर हम ये रिलेशन यूज करेंगे। तो इसमें अक्सर हमें दो पैरामीटर क्वांटिटी जो है ये हमें गिवन होते, थर्ड को हमने फाइंड करना होगा। A wave is characterized by three physical parameters: amplitude, wavelength, acceleration. So a wave is basically characterized by frequency, wavelength, and speed. Frequency, wavelength, acceleration, wavelength, frequency, speed. So this is the correct option. The number of wave passing through a certain point in unit time, yani the number of complete wave passing through a point in unit time, mean in per unit time, so it is basically frequency. The number of complete wave passing through a given point in unit time is called frequency, where the time required for the one complete wave to pass through a given point is time period. तो इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? The number of waves passing to a certain point in unit time, so it is basically a frequency. Which of the following exactly relate the wave speed to its wavelength and frequency? तो इसको अगर हम देखें तो ये आता है lambda is equal to vf, ये भी गलत है। v is equal to lambda t, t mean v is equal to lambda by f, ये भी गलत है। f is equal to v lambda, ये भी गलत। v is equal to f lambda. So the correct expression between that relate the velocity to frequency and wavelength is this one, right? The frequency associated with the red light of wavelength. इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन 15 से 21 तक, इस तरह के क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आते हैं और इसमें इतने ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं, क्योंकि नंबर ऐसे होते हैं कि इसको हम सिंपली मतलब बगैर कैलकुलेटर के हम सॉल्व कर सकते हैं। The frequency associated with the red light of wavelength. Question number 18. मतलब अब इसमें हमें सिर्फ लेमडा गिवन है और लेमडा हमारे पास कितनी है? 600 नैनोमीटर, 10 raised to power -9 मीटर, ये हमारे पास वेवलेंथ है। अब चूंकि रेड लाइट है, इसका मतलब है कि c इज इक्वल टू जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 3 × 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी। सो वी नो दैट v इज इक्वल टू f लैम्डा एंड f इज इक्वल टू v बाई लैम्डा। अब v हमारे पास c के बराबर है, चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो 3 × 10 raised to power 8 divide by 600 × 10 raised to power -9। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं, 3 × 10 raised to power 8 डिवाइड बाई 6 × 10 raised to power -7। दो जीरो को इधर हमने कैंसिल कर दिए। सो 3 को अगर हम डिवाइड करें इसके साथ 6 के साथ तो ये आ जाएगा 0.5, और अगर 10 raised to power 7 को हम ऊपर लेके जाए तो ये हो जाएगा 10 raised to power 15। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं 500 × 10 raised to power 12, और इसको टेराहर्ट्ज कहते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज 500 टेराहर्ट्ज, 500 टेराहर्ट्ज, राइट? सो दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। A red light having a frequency moving through a space, the number of complete wave, the number of complete wave passing, the number of wave
the number of wavelength in a distance of 1 meter along the direction of wave propagation. यानी इसमें हमसे 1 मीटर में वेव्स के बारे में पूछा गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे इसकी वेवलेंथ को, राइट। वेवलेंथ को फाइंड करने के बाद हम फाइंड करेंगे इसके जो वो है नंबर ऑफ वेव, राइट। तो नंबर ऑफ वेव हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफ्रेश किया है। इसमें फ्रीक्वेंसी का हमसे पूछा गया है, और ये वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, राइट, 600 नैनोमीटर। और इधर हमें क्या गिवन है, इधर हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है और वही रेड लाइट है, इसका मतलब है कि इसका वेवलेंथ जो है लेमडा हमारे पास 600 नैनोमीटर है। लेकिन चूंकि हमने तो कैलकुलेट करना होगा, तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इस वेवलेंथ में, यानी हमारे पास वेवलेंथ इतना है, तो 1 मीटर में इस वेवलेंथ के कितने वेव्स होंगे, राइट। तो V is equal to C is equal to F lambda, lambda is equal to C by F। C हमारे पास 3 into 10 raised to power 8 है। F हमारे पास 500 टेराहर्ट्ज है, मीन 500 into 10 raised to power 12। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे हमारे पास आ जाएगा 600 नैनोमीटर, यानी 6 into 10 raised to power -9, राइट। इसको हम यू भी लिख सकते हैं कि लेमडा इज इक्वल टू 6 into 10 raised to power -7 मीटर, राइट। ये वेवलेंथ है। तो अब 1 मीटर में कितने वेवलेंथ होंगे, 1 मीटर में कितने वेवलेंथ, हम इनको डिवाइड करेंगे। यानी 1 मीटर, इसको अगर हम इससे डिवाइड करें 6 into 10 raised to power -7 से, तो इससे हमारे पास आ जाएगा जो आंसर है। तो अगर हम 1 को डिवाइड करें इससे 6 into 10 raised to power 7 से, तो इससे आ जाएगा 0.166 into 10 raised to power 10 raised to power 7, राइट। तो इसको हम यू भी लिख सकते हैं 1.7 into 10 raised to power 6। तो 1 मीटर में हमारे पास इतने वेवलेंथ होंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। व्हाट इज द वेवलेंथ of 1 kilohertz sound wave of speed। अब हमें क्या गिवन है, इधर हमें गिवन है v हमारे पास कितनी है, v हमारे पास है 350 मीटर पर सेकंड, और f है 1 kilohertz, mean 10 raised to power 3 hertz, right। so lambda is equal to v by f, right। so 350 डिवाइड बाई 1000, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इससे आ जाएगा, अगर इसको हम देखें 350 को हम डिवाइड करते हैं, 350 को हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हमारे पास ये 0.35, राइट, 0.35 मीटर, राइट। A sound wave has a frequency of 2000 hertz and speed of 1000 meter per second. The shortest distance between a point of maximum pressure and minimum pressure। इसमें क्वेश्चन में क्या है, the shortest distance between the point of maximum and minimum pressure, राइट। तो हमारे पास क्या है, सॉरी इसको थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये v हमें गिवन है, राइट। v हमारे पास वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में v हमारे पास है 1000 मीटर पर सेकंड, राइट। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, 2000 हर्ट्ज। सो लेमडा हमारे पास v बाई f, यानी 1000
by 2000 mean lambda is equal to 0.5 मीटर। अब ये lambda आ गया, ठीक है। क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्वेश्चन इस तरह है कि इसमें हमसे पूछा गया द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द रीजन ऑफ मैक्सिमम प्रेशर एंड मिनिमम प्रेशर। अब मैक्सिमम प्रेशर वाला रीजन कौन सा है? वो है कंप्रेशन, राइट, वो है कंप्रेशन। और मिनिमम प्रेशर वाला रीजन कौन सा है? वो है रेयरफेक्शन। तो इसके दरमियान डिस्टेंस हमसे पूछा गया, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो लेमडा बाई 2 है, और लेमडा हमारे पास 0.5 मीटर है। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर इज 0.025 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0.025 मीटर। तो आप लोगों ने, मैं एक बार फिर लिख देता हूं, इस इक्वेशन को आप लोगों ने यूज करना है। कभी आप लोगों को फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, वेवलेंथ के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कभी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों गिवन है, वेलोसिटी, कभी मतलब हमसे पूछा जाएगा द डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रेस्ट और बिटवीन कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, राइट। सो ये भी लेमडा बाई 2 के बराबर है और ये भी लेमडा बाई 2। तो लेमडा हम यहां से कैलकुलेट करें, ये डिस्टेंस जो है लेमडा बाई 2 और ये भी लेमडा बाई 2 के बराबर है हमारे साथ। तो इस इक्वेशन के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे।